डिक्लाइन इन वेजेस हो गया था और 1905 में उन्होंने वहाँ पर जो विंटर पैलेस के सामने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया गया। जो वहाँ की पुलिस थी और वहाँ की जो खुफिया ये कोसैक्स, खुफिया एजेंसी को क्या कहा जाता था, कोसैक्स, तो उन्होंने फायरिंग की जिसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग इंजर्ड हुए। और इस घटना को क्या ब्लडी संडे के नाम से पुकारा गया। नाउ हु वाज द किंग ऑफ दैट, वहां का मोनार्क उस समय कौन था, सार निकोलस। ठीक है, अब जरा देखो नाउ मोस्ट ऑफ, अब जरा हाँ बोलो बेटा, बात करना है उधर कर देना, इतना ठीक है, है? चलो अब जरा देखिए इसके बाद that is most committees were banned, however जार dismissed the first। वहाँ की जो इलेक्टेड एजेंसी थी वो ड्यूमा कहलाती थी, मतलब लोग इलेक्ट करते थे, तो इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ रशिया वाज कॉल्ड ड्यूमा। सो इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज कॉल्ड ड्यूमा। सो आफ्टर दिस हैपनिंग ऑफ 1905 जो ब्लडी संडे हुआ था उसके 75 दिन के बाद ड्यूमा को सस्पेंड भी कर दिया गया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे तो बैन लग ही गया और ड्यूमा का भी निलंबन हो गया। दैट इज जार डिसमिस्ड। तो जार डिसमिस्ड, जैसा कल चंदन ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया था, डिसमिस्ड फर्स्ट ड्यूमा। ड्यूमा तो फर्स्ट ड्यूमा को उसने कर दिया विद इन 75 डेज। जब वो इलेक्शन होके आई थी विद इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। एंड ये डेज महत्वपूर्ण नहीं है, बस री इलेक्टेड सेकंड ड्यूमा। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड ड्यूमा 3 महीने में विद इन 3 मंथ्स। और उसने नीतू ड्यूमा की मर्जी के बिना क्या काम किया प्रसार में, बोलो दिव्या। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कदम रख दिया, जबकि उसके देश की स्थिति इतनी खराब थी, और उसके बाद भी उसने क्या किया, 1905 से खैर काफी दिन हो गए 14, लेकिन तब तक भी देश की स्थिति अच्छी नहीं हो पाई थी। अच्छा, इस तरीके से ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और रिडक्शन इन पावर ड्यू टू ड्यूमा। ड्यूमा उसको सजेशन देती थी, लेकिन वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी मर्जी का ड्यूमा रखवा दिया था। ठीक है, सो हाँ, ज़ार डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांट, डिड लगाने पे फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, वांट एनी क्वेश्चनिंग against his decisions ऑन हिज अथॉरिटी। तो इस तरीके से उसने जो वहाँ का डेमोक्रेसी थी उसको तहस नहस कर दिया। अब इसके बाद इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, ये देखिए, तो ये दिस इज, यहाँ पर जापान हो गया, और ये तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है फ्रांस है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। फ्रांस के पास कौन है, ऑस्ट्रिया। वो बिल्कुल इक्विवोकेट तुरंत कर देगी, सोचेगी नहीं कि ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं, कभी इसकी तरफ से अलग आंसर नहीं आएगा। मैं यही देखता हूँ कि बता, अपने मन से आंसर कभी नहीं देगी। ऑस्ट्रिया के नीचे क्या है, सर्बिया। कौन है, सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार
बग्घी में बैठकर सर्बिया गए थे घूमने, और सर्बिया के लोग उससे आज़ादी चाहते थे। ऑस्ट्रिया ने ज़बरदस्ती सर्बिया को कब्जे में कर रखा और वहाँ के लोगों ने गोली मार दी उन दोनों को, राजकुमारी को भी गोली मार दी और इसको भी। इसकी संधि थी, सर्बिया की रशिया से संधि थी, फ्रांस की थी जर्मनी से संधि। तो इस तरीके से अलग अलग देशों की अलग अलग लोगों से संधि थी। तो सब लोग एक इसी युद्ध में उलझ गए। उन्होंने बोला तुम पे हमला हम पे हमला, जैसे नाटो में नहीं है एक पे हमला 40 पे हमला। अगर कोई एक पे तो 40 देश उलझ जाएंगे अगर किसी पे एक बम गिरा था। तो ऐसे ही वहाँ ट्राईपार्टाइट संधि थी और कितनी कितनी संधियाँ थी। तो जैसे ही उनके राजकुमार मारे गए तो फिर क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर जो टर्की था ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर का भी नाम सुना होगा ना उसी समय। तो इसने इस पे हमला किया, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसने इस पे हमला किया तो रशिया ने इस पे हमला किया, फिर सर्बिया ने इससे संधि कर रखी थी तो इसने इस पे हमला किया। तो सारे देश एक दूसरे के साथ क्या हो गए, उलझ गए। और गलती से यहाँ पर एक डुगडुगी एक जहाज जा रहा था अमेरिका, तो एक बम इस पे आके गिर गया तो अमेरिका भी साबित हो गया, उसमें 345 लोग मारे गए। तो उस पर हमला नहीं हो रहा था, अमेरिका पे हमला भी नहीं हो रहा, लेकिन लोगों ने कहा तुम्हारे जहाज पे इतने लोग मारे गए, तुम क्या कर रहे हो। अमेरिकी राष्ट्रपति से बोला, फिर उसे भी तो 1917 में वो भी कूद पड़ा और इस तरीके से विश्व युद्ध प्रथम की शुरुआत हुई, जिसका खात्मा कब हुआ 18 4 साल चला। When in 1914 वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड, ये तो तुमको पता है कि राजा रानी मारे गए, राजकुमार मारा गया था, राजा रानी नहीं मारे गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। तो उस समय जो जार था उसने इनसे पूछे बिना, विदाउट कंसल्ट ऑफ ड्यूमा, उसने क्या किया बताइए, ज्वाइंट द वार। सो जार ज्वाइंट वार विदाउट कंसल्टिंग ड्यूमा। और इसकी जो लड़ाई थी, ऑस्ट्रिया जर्मनी एक साथ थे, ये सब कौन थे साथ में थे। अच्छा ये जो जार था ना, जार की वाइफ जो जरीना थी वो अलेक्जेंड्रा थी। कौन थी, और अलेक्जेंड्रा का जो काउंसलर था वो एक जर्मन था। अब बोलो इसी के खिलाफ लड़ रहा है रूस और इनमें क्या था बोलो, एंटी थे। और उसी की पत्नी का सलाहकार ही जर्मन था। तो लोगों का गुस्सा भड़क गया, जर्मनियों को मारो मारो, इसकी वाइफ का सलाहकार भी जर्मन है, ये आदमी सही नहीं है। इन्होंने सोच लिया हमारा राजा ही ठीक नहीं है, ये जो है क्या है उनके साथ मिला हुआ है, ये ठीक से नहीं लड़ेगा। क्योंकि उसकी वाइफ का जो काउंसलर है वो कौन था, जर्मन। तो इसलिए ये ठीक नहीं लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ही लॉस्ट सपोर्ट। तो उसने लोगों का सपोर्ट खो दिया। जो हिज वाइफ्स काउंसलर वाज अ जर्मन, तो जर्मन था। और इन पीपल एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर हाई बिकॉज रशिया वाज फाइटिंग ए वॉर अगेंस्ट एक्सिस पावर विच इंक्लूडेड ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड इटली। उसमें कौन कौन से देश थे बताओ, ये इटली यहाँ पर है, ये इटली। तो 3 देश थे, तो ये 3 एक साथ थे, ऑस्ट्रिया, हाँ ऑटोमन भी था, और जर्मनी लिखो, जर्मनी एंड ऑटोमन, जो कि अभी टर्की कहा जाता है। अर्दोगान है ना जिसके राष्ट्रपति हैं, ऑटोमन एम्पायर। ये कैसी पावर थी, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर का मतलब है धुरी शक्तियां, सारे पूरा विश्व मानता था ये सबसे शैतान शक्तियां, इनको हराओ, पूरा विश्व एक हो गया था। और जो एक हुआ वो कौन कौन थे बताओ, एलाइड का मतलब सहयोगी शक्तियां। एलाइड पावर का क्या मतलब होता है कनिष्का मिश्रा, बोलो। सहयोगी का मतलब जो परस्पर आपस में कोऑपरेट करें, तो सहयोगी शक्तियां। और इसका मतलब है जैसे एक्सिस, कोई पहिए की धुरी नहीं होती है एक्सल, ये एक्सिस पावर, इनके खिलाफ लड़ाई की। अच्छा अब इनमें कौन कौन से आएंगे बताओ जरा।
फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड भी आ जाएगा। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक कह रही हो। और फिर बाद में कौन आएगा? यूएसए, ये सब आ जाएंगे। तो आपने देख लिया कि क्या ये जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध कर रहा था, तो क्या एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर हाई इन पीपल। ये युद्ध किसी सर्बिया जैसे छोड़, वो तो खुद ही गुलाम था। सर्बिया का क्या, सर्बिया का तो सहयोग कर रहे थे ना वो लोग। तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, एंटी जर्मन sentiments were high in people, high in people। तो people have raised, उन्होंने अपना एजिटेशन दिखाया, गुस्सा दिखाया अगेंस्ट जार, जो कभी बोलने की भी हिम्मत न कर सके थे पहले। वो इस युद्ध के कारण और उनके यहाँ आई भुखमरी के कारण उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। अब जरा देखो, नाउ जरीना एलेक्जेंड्रा जर्मन एडवाइजर का नाम था रेस्प्यूटिन। तो वो कैसे था बताइए? मेड द ऑटोक्रेसी मोर अनपॉपुलर। सो यहाँ लिख लीजिए, सो जरीनास जर्मन एडवाइजर एलेक्जेंड्रा, एलेक्जेंड्रा की स्पेलिंग ठीक करेंगे, एलेक्जेंड्रा नाम, जर्मन एडवाइजर। और जो उसका जर्मन एडवाइजर था वॉज ऑटोक्रेट, वो भी अपने हिसाब से चलता था, मतलब ऑटोक्रेटिक। तो ही वॉज अनपॉपुलर। ऑटो जो अपने हिसाब से अपनी मर्जी चलाए, वो किसी की न सुने, उसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। तो और उसका नाम क्या था बताइए? रेस्प्यूटिन। सो इस वजह से क्या हुआ? द सीवियर इम्पैक्ट ऑफ वार क्या हुआ बताइए? देयर वॉज स्कैर्सिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लोर इन पीपल। लोगों में गेहूं और रोटी की कमी हो गई। तो इम्पैक्ट ऑफ वार क्या हुआ? इम्पैक्ट ऑफ, बिल्कुल सही। तो मतलब हर चीज की कमी हो गई, खाने पीने की, बेसिक चीजों की, आधारभूत चीजों की। द इम्पैक्ट ऑफ वार वाज दैट, स्कैर्सिटी का मतलब समझते हो? स्कैर्सिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लोर। क्योंकि जब कोई विदेश युद्ध में कूदता है तो जरूरी चीजें यहाँ सैनिकों को भिजवाई जाती हैं, लोगों को नहीं देखा जाता पहले, तो इन चीजों की कमी पड़ गई। अब देखिए, सो बाय विंटर 1916 तक तो ये सब चीजें कॉमन हो गई। एक 1905 में तुमने देखा कि किस तरह लोग मारे गए। अब हम कहानी में कहाँ पहुंच गए हैं? 1916, यानी वार के कितने साल हो गए हैं? बोलो, 2 साल। 14 में शुरू हुआ है ना वर्ल्ड वार 1। WW1 का समय काल क्या था? 1914 से 1918। और वर्ल्ड वार 2 का क्या टाइम था? 1945। इसमें भी जर्मनी इटली था, इटली का मुसोलिनी और जर्मनी और जापान, 3 लोग थे, तीनों आ रहे। यूएस तो उनकी तरफ से आ गया, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखिए, तो ये सब कहानी हो रही थी। और जो वर्ल्ड वार 1 में हमारे 1 लाख सैनिक मारे गए, उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाए गए 1911। अंग्रेजों ने कहा तुम हमारे गुलाम हो, चलो लड़ो। क्या करते, लड़ना। ठीक है। अब जरा देखिए, तो विंटर के समय में राइट्स एट ब्रेड शॉप ओपन हो गए। सो देयर वर राइट्स इन 1916 एट ब्रेड शॉप। ब्रेड वहाँ राशनड था, सबको लोफ तोड़ तोड़ के दी जाती थी, ऐसे कट के ब्रेड नहीं होती थी, वो तोड़ता था पाव और तोड़ तोड़ के देता था, और उसी से वो लोग सब्जी लगा लगा के खाते थे। तो ऐसे चलता था वहाँ पर। तो लेकिन वहाँ पर 4.5 घंटे कॉमन था लाइन, 4.5 घंटे बाद। और औरतों का काम था पूरा दिन ब्रेड की दुकानों में लाइन लगाएगा। आटा बाहर नहीं मिलता था, वहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलता। सो देयर वर राइट्स कॉमन। जो फ्रांस में तुमने दशा देखी थी औरतों की कि ब्रेड की दुकान में, वो यहाँ भी थी। सो इससे क्या हुआ बताइए? राइट्स एट ब्रेड शॉप had taken place। राइट्स का क्या मतलब होता है? दंगे। हाँ देखो, दंगे at bread shop had
टेकन प्लेस, ये सारी चीजें होने लगी। फिर नाउ ये सब कब हुआ? इन 1916 की लाइन में खाने की भारी कमी हो गई। अब देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की बात आने वाली है थोड़ी दिनों में। तो बाई द 16 एंड 17 में जो पेट्रोग्राड, उनकी राजधानी पेट्रोग्राड थी। पेट्रोग्राड अब वहीं उसी के पास में मॉस्को हो गई है। सो दैट इज एक्यूट। दूसरा शहर सेंट पीटर्सबर्ग था। दो मुख्य शहर थे उसमें, मॉस्को तो अभी हुआ है। नाउ So change कर रखा है, लिखा हुआ रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग का जर्मन नेम एज अ पेट्रोग्राड। अच्छा, जो सेंट पीटर्सबर्ग है कि पीटरबर्ग? पीटर्सबर्ग ना, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड है ना, ये ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। सो 1917 में वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी हो गई। अब जरा देखो, ये जरूर है 1917 वर्कर्स क्वार्टर encountered a food shortage या quarter has food shortage, यानी उनको मेस में बोल दिया गया था कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जैसे मेस में लोग जाते नहीं 100 लोग खाने, बोले खाना नहीं जाओ, तो शॉर्टेज होगी कि नहीं? वो बनाते नहीं थे, पूरा दिन काम करते थे और शाम को थाली लेके खाना खाने पहुंच जाते थे। यही तो होता था फैक्ट्रियों में। तो उन्हें बोल दिया गया खाना नहीं है, तो कैसे खाना नहीं है? पूरा दिन काम किया। तो फूड शॉर्टेज हो गई। तो अब क्या होगा बताइए? सो ए लॉक आउट टुक प्लेस इन ए फैक्ट्री, और रिवर नीवा में फिर ताला लग गया। ऑन 22 फरवरी और 1917 में फिर क्या हुआ? लॉक आउट, ये विंटर की बात है, टुक प्लेस। अब इसी साल देखो अप्रैल थेसिस आने वाली है लेनिन की। took place in factory, देख लो, ये रिवर नीवा है और इसके इधर बड़े बड़े महल बने हैं और यहाँ पर गरीब लोगों की झोपड़ी बनी है। ये देखिए, और ये बड़े बड़े महल। तो ये नीवा नदी है, समझ में आया? अब थोड़े ही दिनों बाद ये स्ट्राइक हुई है, तो अब आगे का देखना है। इसी में सब वो नेवी आ जाएगी, इन पे तोप के गोले लगा के इन पे फायरिंग करेगी, सब गिर जाएगा। अब आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानी ये लोग नदी पार कर करके कहाँ जाते थे? वहीं फैक्ट्री थी, वहीं महल था और इधर इनके वर्कर्स क्वार्टर थे। तो वर्कर्स क्वार्टर्स नीवा नदी की दूसरी तरफ थे और फैक्ट्री उधर थी। समझ में आ गई बात? तो नाउ टुक प्लेस फैक्ट्री। फिर 25 फरवरी को क्या हुआ? इन ए फैक्ट्री 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। ऑन 25 फरवरी गवर्नमेंट सस्पेंडेड। जिस एक बार ड्यूमा और सस्पेंड हुआ, अभी तक तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे 2 ही बार ड्यूमा सस्पेंड हुआ, अब आगे भी देखेंगे। तो ना लगभग ये 14 के बाद 17 में ड्यूमा सस्पेंड हुआ, वो उसको अब नेट पे देखना पड़ेगा। फिर ऑन 27 पुलिस हेडक्वार्टर वाज रेडेड, स्ट्रीट क्राउडेड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट। तो पुलिस हेडक्वार्टर की लोगों ने रेड कर दी, मतलब लूट लिया। ऑन 27, इसके बाद क्या हुआ बताइए? ड्यूमा सस्पेंड हो गई। ऑन 27 ऑफ फरवरी, ऑन 27 फरवरी, ये सब 1917 में हो रहा है, ठीक है? पुलिस हेड क्वार्टर्स ओवर रेडेड। अब देखो, समझो अप्रैल के बाद क्या होगा? अब इतना सब होने के बाद क्या होगा? लोग फिर बाहर निकला है। बोलो सर, वो रायट्स में वो डी नहीं करती है। राइट्स, सर इम्पैक्ट ऑफ द वॉर, दंगे वाला राइट्स लिखो। हाँ, ये राइट्स लिखो। अब इसके अच्छा, बाद आगे लिख रहे हैं कंसिलिंग ड्यूमा इज 5 काउंसलर एनी जनरल, दैट इज Zarina, the general advisor was autocratic.
एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स वर हाई, मतलब लोग एंटी जर्मन की भावना लोगों में थी, जैसे हम लोगों में एंटी पाकिस्तान होता है वैसे एंटी जर्मन थी। अब इसके बाद क्या हुआ, रेड होने लगी, तो आगे की बात क्या हुई, इस जो पीपल क्राउडेड द स्ट्रीट, पूरी सड़कें लोगों से भर गई। ड्यूमा भी सस्पेंड हो गया था, खाने की भी कमी हो गई थी, तो सड़कों पे लोग उतर आए। स्ट्रीट्स वर crowded with people, crowded with people। अब जरा देखिए, इससे कुछ पता चलता है कि क्या हुआ। जार फाइनली एब्डिक्टेड, वो अपनी गद्दी से उतर गया 2 मार्च को। इतना सब होने के बाद अब क्या हुआ बताइए, कि एब्डिक्टेड का मतलब थ्रोन आउट, अल्टीमेटली उसको मजबूर कर दिया गया कि तुम अपनी गद्दी छोड़ दो। सो नाउ एट लास्ट 1917 में, और जैसे ही जार गद्दी से उतरा, उस समय तुम्हें मालूम है चंदन कि ये जो लेनिन था वो कहाँ था? ये एग्जाइल पे था बाहर। बिल्कुल सही, तुमको तो पूरी कहानी मालूम है। सो वो एग्जाइल पे था, बोला जार उतर गया, आ जाओ देश। अब वो देश में आ गया, फिर उसने 3 अपनी थीसिस दे दी, ये करो। अब देखो, सो ऑन 3 मार्च 1970 जार सेकंड है, अच्छा, ऑन 2 मार्च Tsar was finally abdicated। जार एक तरीके की पोस्ट होती है, जैसे किंग को कहते हैं जार, इसका मतलब किंग होता है। फाइनली abdicated यानी गद्दी से उतर गया, थ्रोन आउट। ठीक है, तो एब्डिकेटेड या थ्रोन आउट कर लो, जो तुम्हें ठीक लगे। एब्डिकेटेड होता है ना, ओके, दैट इज एब्डिकेटेड करो, एब्डिकेटेड। इसके बाद क्या हुआ, नाउ इन अप्रैल 17 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया ऑन, अब देखिए अप्रैल And he gave his apprentices to 1917 to bring out the primitive बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर का भी मतलब होता है कि हेड, जैसे अभी व्लादिमीर लगता है ना जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, सब में व्लादिमीर वर्ड जरूरी है। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल since 1914. वो भी 3 साल बाद है। रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एग्जाइल का मतलब देश निकाला, आफ्टर 3 इयर्स। क्योंकि आप ये देखो 14 में सारी पार्टियां बैन कर दी गई, और जो बड़े बड़े नेता थे उनको देश से बाहर भेज दिया गया, उनमें लेनिन भी उसका शिकार हुए। हमने कहा था ना 14 में पॉलिटिकल बैनिंग हो गई थी, यूनियन बंद कर दी गई थी सारी, लेनिन को भी बाहर दिया। अब जैसे ही वो उतरा गद्दी से तो फिर वापस आ गए। जैसे मान लो नवाज शरीफ वापस आ जाए अगर सत्ता परिवर्तन हो पाकिस्तान में, अभी तो लंदन में रह रहे हैं भगोड़े बनकर। सो जार के एब्डिक्शन के बाद ही पुट 3 डिमांड्स, अब उन्होंने 3 डिमांड्स रखी, ठीक है। अच्छा देखो, ड्यूमा भी सस्पेंड हो गया, जार भी उतर गया, तो उस समय क्या तुम्हें ये मालूम है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी? अब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी, दिव्या, उसका हेड कौन था प्राइम मिनिस्टर, बताओ जरा। केरेंस्की, तो तुम ही सब नहीं जानते और लोग भी जानते हैं। अब केरेंस्की किस पार्टी का था? हर चीज तुम जानते हो। देखो कितनी बड़ी बात है कि बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में इनको अंतर पता चल गया। तो हमने यहाँ क्या बताया, कौन सी पार्टी थी, और अब मैं बता रहा हूँ, पहले मेंशेविक के बारे में भी थोड़ा सुनो, फिर उसके बाद अंतर करेंगे।
सो आफ्टर ये लौट आए. अच्छा, आफ्टर एब्डिकेशन ऑफ जार द ये जो भी थी वहां की गवर्नमेंट वाज टुक ओवर बाई केरेंस्की. किसने ले ली थी? हु वाज द लीडर ऑफ मेनशेविक. किसका था? मेनशेविक का लीडर था. और मेनशेविक की खासियत क्या थी कि कोई भी पार्टी ज्वाइन करे झुंड में आए, सबको आओ आओ आओ. और जबकि बोल्शेविक की थी नहीं, क्या पर्पस है? डिसिप्लिन. तुम ये करोगे वो करोगे, शपथ दिलाई जाएगी. तो बोल्शेविक और मेनशेविक में क्या अंतर था? उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी. और जो बोल्शेविक थे लड़ाके थे, इनमें क्वालिटी थी. ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आफ्टर कमिंग बैक लेनिन पुट 3 डिमांड्स. और इनका समाजवाद भी बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था. बोले सबको समान खाना मिलेगा. रेडियो में प्रसारित किया गया कि इनके शासन में कि सबको 1 रोटी रोज खाने को मिलेगी. फिर ठीक 1.5 साल बाद फिर से इन्होंने प्रसारित किया. बहुत खुशी की बात है, हमारा देश पर्याप्त तरक्की कर गया है, आज से 2 रोटी मिलेगी. तो सभी रशियंस ने ताली बजाई. ये समाजवाद है. बोले चाहे इंजीनियर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी 2 रोटी खाएंगे. पता नहीं खुद चोरी छुपे 3 खा लेते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा. सो 3 डिमांड्स. वॉर शुड बी बॉट टू एंड. 17 बोल दिया इन्होंने, 18 तक भले चलने दो, हम निकल आएंगे वहां से. तो पहली डिमांड क्या थी? और दिस इज कॉल्ड अप्रैल थीसिस. वॉर शुड बी brought to an end. Ended with the simply. और second, बैंक should be nationalized. क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, बैंक में पैसा रखते थे और बैंक वाले क्या करते थे, उसके जो भी मालिक थे वो पैसा गबन कर जाते थे, देते ही नहीं थे लोगों को और लेके भाग जाते थे. तो और नेशनल बैंक होगा तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. भारत के ज़्यादातर बैंक नेशनलाइज्ड हो गए हैं, बहुत सारे बैंकों की पूलिंग हो गई है. 12-13 बैंक एक साथ SBI में मिला दिए गए. तो बैंक को क्या होना चाहिए? बैंक शुड बी. अभी भी कोऑपरेटिव बहुत सारे चलते हैं और खूब डूबते भी. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अभी थोड़े दिन पहले डूबा है. शुड बी नेशनलाइज्ड. समझ में आ गया? मेरे फादर का भी 17 लाख रुपए उसमें डूब गया. तो उनको कुछ जो है अभी गवर्नमेंट 70,000 दे रही है. अगर नेशनलाइज्ड होता तो गवर्नमेंट देती कि नहीं अपनी तरफ से. लेकिन उनको इस बात की तसल्ली है कि उन्होंने 8.5 लाख लगाया था और वो 5 साल में डबल होके 17 लाख हो गया डूबने से पहले. मतलब एक दिल को खुशी होती है कि डबल होके डूबा, है ना. अब तीसरी चीज देखो, Land should be transferred to peasants. that is land should be transferred to peasants. Lands should be transferred to peasants. देख लो इसका क्या असर हुआ, बोलो कनिष्का चौहान. लैंड शुड बी ट्रांसफर टू पीजेंट, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. करेक्ट. देखा कितनी बड़ी बात बता दी इन्होंने. बोला वार छोड़ छोड़ के लोग भगे सारे जवान कि हमें जमीन मिलेगी. वार में कोई रहा ही नहीं, सब भागे जवान, क्योंकि सब मोस्टली पीजेंट्स थे और वो पार्ट टाइम सैनिक थे. बोले अच्छा लड़ाई करनी है, महीने का कितना दोगे? 30,000. हाँ चलो लड़ते हैं. ये टाइप थे. वैसे नहीं थे, ऑल टाइम वहाँ सोल्जर नहीं थे. बोले 2 महीने के लिए लड़ने जाना है. और जैसे ही पता चले जमीन बढ़ रही है, भागे सर. बोले हमें नहीं चाहिए, 30,000 रखो अपने. ठीक है. तो इस तरीके से लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स. अच्छा, ये लेनिन के बाद स्टालिन भी आया था. स्टालिन के समय में भी भागने की कोशिश की थी, पीछे से गोली लगाई. बोले जो लौटेगा धड़ मार देंगे अपने जवानों, लौटो वापस. अब आगे की कहानी वो बात की है, लेकिन अभी तो तुम्हें अप्रैल थीसिस के 3 पॉइंट बताओ. पहला पॉइंट, वॉर शुड बी एंडेड, लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीसेस. आप बताइए.
War should be ended, banks should be nationalized, land should be given to बस transfer आसान। to समझ में आ गई? और इसे क्या कहा गया? कुमकुम। इट इज कॉल्ड, इट इज टर्म्ड एज अप्रैल बेसिस, मतलब ऐसा कहा गया। अब जरा देखिए, नाउ आफ्टर एब्डिकेशन ऑफ जार अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखो तुम आ बोलने लगते तब तक दूसरे बोल देते हैं, और तुम्हारा मौका चला गया। तो इससे अच्छा बा बोला करो, ब सा दा। सो दैट इज आफ्टर, अभी तो बताया था, एब्डिकेशन ऑफ, आफ्टर एब्डिकेशन ऑफ जार, ठीक है। ए प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब जैसे तुम्हें मार्कशीट नहीं मिल रही है तो टीचर हाथ से लिख देगा गणित में इतने, हिंदी में इतने, लो साइन करके ये मार्कशीट चलेगी तुम्हारी। कहेगा ठीक है 3 महीने बाद आके पक्की मार्कशीट ले लेना। प्रोविजनल मार्कशीट का मतलब कोई ऐसे साइन करके प्रिंसिपल दे दे, कहेगा ये चलेगी, मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी समझ में आ गया ना, टेम्परेरी गवर्नमेंट। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है? टेम्परेरी गवर्नमेंट। सो आफ्टर एब्डिकेशन ऑफ जार देयर वाज a provisional government formed under मेंशेविक। किसके अंडर में? मेंशेविक। जो मेंशेविक थे उनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या थी, लेकिन चूंकि बोल्शेविक का दबदबा बढ़ता जा रहा था, ये बात लोगों ने पसंद कर ली थी, तो धीरे धीरे बोल्शेविक ही असली हकदार थे सत्ता के। और ये जो केरेंस्की था ना, पलट गया, बोला हम नहीं देंगे, अब तो सत्ता मेरे, तुम प्रोविजनल हो, तुम टेम्पररी हो, तुम्हें छोड़ना चाहिए कि नहीं? अब असली मालिक आ गया है लेनिन बाहर से, तो तुम्हें छोड़नी चाहिए कि नहीं? तो सेना ने इसको नापसंद किया, बोला ये तो गद्दार निकला। कौन गद्दार निकला? ही नहीं, केरेंस्की तो बोलो, केरेंस्की गद्दार निकला तो उड़ाओ इसके महल, पेट्रोग्राड में उड़ा दी महल में। केरेंस्की उड़ गया और लेनिन की सत्ता आ गई, बोल्शेविक्स की सत्ता आ गई। समझ में आ गई बात? तो अब जरा देखिए, तो केरेंस्की किस ग्रुप का था? मेंशेविक की क्या खासियत थी? इसमें कैसे भर्ती होती थी? और बोल्शेविक में इवन उसमें जो मिलिट्री के लड़ाके थे वो भी आते थे भर्ती होने के लिए, इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे। सो फॉर्म्ड अंडर मेंशेविक। और इस, ठीक है, इट्स हेड केरेंस्की वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड कौन बनाया गया? केरेंस्की। देखो इस बात को। सो its leader Alexander Kerensky was made prime minister। अच्छा अब आगे की बात देखो। Now however day by day the popularity of Bolshevik was increasing। However, day by day, popularity of Bolsheviks was increasing। ये बढ़ती चली जा रही थी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि So after that अक्टूबर रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस, जिसमें क्या हुआ, जो आपकी बुक में क्लियरली लिखा गया कि नीवा नदी में वो शिप का क्या नाम है बताओ? ठीक है। सो नाउ दैट इज अक्टूबर रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी जब बढ़ने लगी तो केरेंस्की ने बहुत सारे लीडर्स को कैद कर लिया, और फिर क्या हुआ कि उसने, केरेंस्की ने दूसरे देशों की मदद ली
बोल्शेविक्स को मारने के लिए। तो इसके बाद अक्टूबर क्रांति हुई, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ? उसी 1917 में। सो जरा देखें, अक्टूबर आगे देखिए। कुछ चीजें हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो उसको हम इसी में देख लेंगे। सिर्फ देखो उसी में क्या, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, अरोरा या ऐसे कोई सिर्फ है, क्या नाम है? उसी में पढ़ो, ये तो फिर हम देखें किताब। क्या नाम है? अरोरा है। चलिए, सो नाउ व्हाट, कुछ चीजें देखो। तुमको ये मालूम है कि फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था? फरवरी रिवॉल्यूशन में भी तो लोग आए थे और 100 लोग मारे गए थे, ये सब देखा था कि नहीं? तो उसका भी इफेक्ट पूछा जाता है, और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इवेंट्स पूछे जाते हैं और इफेक्ट भी पूछा जाता है। तो अब यहीं पे हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन रशियन रिवॉल्यूशन। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट वर द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। चलिए इसको नोट करिए। सो उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि देयर वर द मेन डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स, ये क्वेश्चन आता है, और मेंशेविक्स। एब्स्ट्रैक्ट फ्रेसेस का भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये तो जरूर आएगा, 3 नंबर का आ सकता है। युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाए, विश्व युद्ध की, बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाए और लोगों को जमीन दे दी जाए। जैसे अब बहुत सारे लोग हैरान होंगे सुन के कि ये कितनी बड़ी बात है। नोएल तो हैरानी होगी, जमीन दे दी जाए, ये कैसा सोशलिज्म है। पहले तो आप बता रहे थे कि सब इकट्ठा रखी जाएगी, जमीन देने की बात कर, कितनी बड़ी बात। एकदम से मैंने देखा इनके चेहरे का एक्सप्रेशन हैरान कर देने वाला। जमीन दे दी जाएगी, ये सोशलिज्म है बाबा, है ना? दी थोड़ी जाती है समाजवाद में, सब इकट्ठा रहती है। तो इट वॉज लेड बाय Vladimir Lenin. It was led by Alexander Kerensky, जो कि प्राइम मिनिस्टर था। It was led by Alexander Kerensky. Now note करें, so they constituted, they were under majority, in majority, वे लोग बहुसंख्यक थे। ये they were in minority, लेकिन इन्होंने सत्ता हथियार ली थी, क्योंकि उस समय तक लेनिन वापस नहीं आए थे ना। जब इन्होंने ले ली तब लेनिन को बुलाया। सो इन्होंने क्या किया था, बिफोर रिक्रूटिंग मेंबर्स, रिक्रूटिंग समझते हो, बिफोर रिक्रूटिंग रजिस्टरिंग मेंबर्स, तो ये क्या करते थे, द क्वालिटी कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स इज चेक्ड। क्या क्या चीजें चेक की जाती थी,
इनकी क्वालिटी क्या है? कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इज चेक। और इसमें दिस पार्टी वाज ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल। तो इन लोगों में मतभेद का क्या कारण था? बोलिए अस्मिता, बोलो। ये पावर वाज अंडरटेकन बाय केरेंस्की, दे वर इन माइनॉरिटी। तो जबकि जो ग्रुप है मेजॉरिटी, उसको दी जानी चाहिए कि नहीं सत्ता? तो फिर और उनका जो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था, उसने इनमें सुलह कराई थी कि ठीक है आप लोग जो है अक्टूबर से पहले तक सत्ता दे देंगे। तो उसने कहा हाँ दे देंगे, लेकिन अक्टूबर आने पर केरेंस्की अपनी बात से मुकर गया, बोला हम तो नहीं देंगे सत्ता, हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा खाना खाते हैं वहाँ पर बैठ के, हम नहीं देंगे सत्ता। तो फिर इसके बाद सेना ने कहा चलो अब ये सत्ता नहीं दे रहा है। अब लेनिन के साथ, वैसे तो जो सैनिक थे वे किसके साथ थे? सैलरी किसकी पाते थे? इसकी पाते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद जब ये लेनिन ने विश्वास दिलाया कि सब सैनिकों को हम क्या दे देंगे? जमीन दे देंगे। तो सब लोग किसके साथ हो गए? बोल्शेविक के साथ हो गए। और शिप्स भी आ गए, नेवल शिप्स, नीवा नदी पर। और जैसे कि बता रहे औरोरा होता शिप ना, उसने बम्बार्डमेंट कर दिया उसी विंटर पैलेस पर जिसने 100 लोगों को पहले मारा। अब जरा देखो, जितनी मैंने इवेंट बताई है ये 3 पॉइंट से बताई जाएगी और उसका नाम क्या पड़ेगा? द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये इतना ही है, इतना ही है डिफरेंस। डिफरेंस यही है, बस इतना ही करना। मेरे मामले में बोलते 5 नंबर का है। 5 नंबर का और होगा तो और आगे देख लेंगे, लेकिन इतना ही है। और देखा ठीक है, कुछ और भी होगा तो देख लेना, नेट से जोड़ लेना तो आ सर जाए। मेरे पास लिखा है हाँ तो और भी अभी नहीं, हाँ। मेरी नोटबुक। ठीक है, चलो नाउ अब जरा देखिए, सो अक्टूबर थीसिस इवेंट्स, ये आपकी बुक में ही है, द मेन इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सो देखिए, अक्टूबर रिवॉल्यूशन has occurred due to conflict between Bolsheviks and Mensheviks. Revolution occurred due to conflict between Bolsheviks and Mensheviks. चलिए देखो, ये पहला पॉइंट हो गया, इसे ए लिखिए। Lenin feared that the अरे वाह। provisional government would set up a dictatorship in Russia. तुम तो पूरा जानते हो। लेनिन फियर, बिल्कुल सेंटेंस भी ठीक बता रहे हो, दैट ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर लेगी भाई, वो लोग डिक्टेटरशिप लगा देंगे, माइनॉरिटी या सेना उनके साथ है, नहीं तो बहुजन को कैसे वो करेंगे? डिक्टेटरशिप से ही तो कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मेंशेविक्स could bring dictatorship in Russia। तो लेनिन को ये डर सता रहा था। सो बोल्शेविक सपोर्टर्स वर इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री। तो जो भी सपोर्टर्स थे तो उन्होंने क्या किया? बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, जो आर्मी में थे, Soviet and और फैक्ट्री और सोवियत रूस था, रूस ठीक है ना, आर्मी, फैक्ट्री एंड सोवियत। सोवियत का मतलब देखते हैं, सोवियत वर्ड क्यों यूज किया, मुझे वही लगता है। अब इसका कोई एटिमोलॉजी होगी, मूल शब्द तो पता चलेगा। एटिमोलॉजी ऑफ सोवियत, etymology of Soviet. According to Wikipedia, the Soviet Union, a
Officially the Union of Soviet Socialist Republics, was a एटिमोलॉजी ऑफ सोवियत. According to Wikipedia, Soviet is derived from a Russian word meaning council, assembly, advice, Okay, harmony, वही है. concord, and all other. एक ग्रुप था जो स्लाव थे. स्लाव का मतलब क्या होता है कि दैट इज वाइज. जो एक ग्रुप वहाँ पर रहता था जो अपने आप को बुद्धिमान कहता था, और उसको रशिया में स्लाव कहते थे. बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझता था कि देश की स्थिति सुधरनी चाहिए और हमें इस डिक्टेटरशिप से या मोनार्की से अलग होना चाहिए. बुद्धिजीवी वर्ग उसको स्लाव कहते थे, और स्लाव को ही वहाँ की भाषा में सोवियत भी कहा जाता था. तो उन बुद्धिजीवियों को उसने अपने ग्रुप में लाने का प्रयास किया. उसने मतलब इकट्ठा किया. किसको किसको इकट्ठा किया? आर्मी के लोग उसके साथ हो गए, फैक्ट्री वाले हो गए, और जो सोवियत थे, सोवियत का मतलब वाइस पर्सन. So factory and Soviet, that is wise या फिर स्लाव, सब एक ही मतलब है. स्लाव were brought together. were brought together. उन सबको एक साथ लाए, लेकिन इनका साथ क्यों सेना ने दिया ये जरा देखो. Military Revolutionary Committee was appointed under Soviet by Soviet under Leon Trotsky to seize power. सही बात बता दी. देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर अ मिलिट्री कमेटी अंडर लियोन ट्रेरिस्ट्री वाज फॉर्म. मतलब मिलिट्री कमेटी थी ना, उसका हेड था. तो उसने क्या बोला कि आप स्मूथली पावर करें कोई झगड़े के बिना, क्योंकि यही तो बहुमत में है. तो और ऐसा वहां किया गया. ठीक है. सो फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर, किससे किसको पावर का ट्रांसफर बोला बताओ. Menshevik ने प्रोविजनल गवर्नमेंट टू बोल्शेविक्स, यानी मेंशेविक टू बोल्शेविक, उनमें स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर. उसके लिए क्या किया गया? एक कमेटी बनाई. कभी पानी पहले तो बता. एकदम डूब जाओगे. चलो. सो अब जरा देखिए, फॉर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है. स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर क्या हुआ? दैट इज मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी. इस वर्ड को मत भूलना, ये ध्यान से देखा जाता है टीचर के द्वारा. रिवोल्यूशनरी कमेटी. तो रिवोल्यूशनरी की जो कमेटी थी वॉज अपॉइंटेड, इसको अपॉइंट किया गया बाय सोवियट्स. तो सोवियत के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने किया. एंड जो है अंडर लियोन ट्रेरिस्ट्री, अंडर लियोन ट्रॉट्स्की. ठीक है, ये चीज है. सो एंड स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर. एंड दिस जो भी इनके बीच में पैक्ट हुआ था, पैक्ट मतलब समझते हो, समझौता, वाज केप्ट ए सीक्रेट. लोगों को ना पता चले कि इन दोनों में मतभेद है, आराम से सत्ता का हस्तांतरण हो जाए. एंड दिस पैक्ट या एग्रीमेंट बोल दो, दिस एग्रीमेंट वाज केप्ट एज सीक्रेट. was kept as secret.
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्टूबर रेवोल्यूशन इस चैप्टर का। दूसरा है अप्रैल थीसिस, ठीक है, और तीसरा बोर्ड सेविक और मेन से। यही 3 क्वेश्चन है, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आता है। अब डेडी देखो संडे को भी आता है डिफाइन। और बता देना तो बता देंगे। हैं अप्रैल थीसिस तो बताया ना भी हमने आपको। सर हमारे पे एक क्वेश्चन आया था 1970 में जो सब इवेंट्स हुए थे वो अच्छा अब जरा देखें, पेरेंट्स की बात क्या था हाँ वो बता। ओके बात मत करो नाउ। इसके बाद क्या हुआ कि Uprising began on 24th August. हाँ। October, both sides tried to consolidate power. So, देखो। seeing that trouble, Prime Minister नाउ Kerensky- केरेंस्की ने क्या किया, केरेंस्की हैज गॉन अब्रोड फॉर सपोर्ट ऑफ मिलिट्री सपोर्ट सो दैट बोल्शेविक्स को क्या किया जा सके, दमन किया जा सके, उनका ऑपरेशन किया जा सके, जैसे दमनकारी नीति नहीं होती है। सो अब इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंगों पे हमला भी कर दिया केरेंस्की ने, यहीं से सब कुछ हुआ। सो जो केरेंस्की है वो पीएम है सोवियत के, ठीक है। केरेंस्की वेंट अब्रोड to get फॉर military. अब्रोड फॉर मिलिट्री सपोर्ट। टू अपरूट, अपरूट का मतलब समझते हो, उन्मूलन के लिए, अपरूट या ऑपरेशन ऑफ बोल्शेविक्स on 24th October 1917 two newspaper buildings। किसकी बिल्डिंग्स Newspaper. बता, ऐसे मुंह चला के कुछ है। Bolshevik newspaper. हाँ तो ऑन, फिर से बोलो ये सेंटेंस, On 20 अक्टूबर 1990 फिर इधर देख के बोलो ऑन। तुम तो 24 अक्टूबर ही नहीं बोल पा रही ठीक से। अक्टूबर 1970 Bolshevik building was बिल्डिंग्स, चलो अच्छी बात। तो ऑन, क्योंकि तुम बात कर रही थी तो दो, तुम्हारा तीसरा कान तो है नहीं, 2 कान से तो बात ही करोगी, तीसरा कान होता तो सुनती। हाँ अपरूट, निर्मूलन या उन्मूलन, समझ में आई, उखाड़ फेंकना, किसी सत्ता से अलग कर देना। सो ऑन 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग, न्यूज़ बिल्डिंग्स किसकी, ऑफ बोल्शेविक्स वर अटैक। यही मेन वो था रिवॉल्यूशन का कारण, अटैक। और इसकी वजह से क्या शुरू हुआ बताओ, ये टाइम लाइन यही कहलाता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये लाइन, ये तो टाइम लाइन जरूर लिखना अगर अक्टूबर रिवॉल्यूशन में तुमको पैसे पाने हैं तो। नाउ इसके बाद प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और उन्होंने जो ट्रूप्स थे केरेंस्की ने देखो, जो केरेंस्की थे सेंड ट्रूप्स कहाँ कहाँ पर, टू टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिस और, ठीक है, टेलीफोन ऑफिस दोनों था, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड विंटर पैलेस। और अपनी सेना कहाँ भेज दी कि बोल्शेविक तो हमला करेंगे, एंड विंटर पैलेस टू प्रोटेक्ट इट। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो जब ये सब करने लग गए तो औरोरा शिप, सो द मिलिट्री रेवोल्यूशनिस्ट कमेटी जो थी, रेवोल्यूशनिस्ट कमेटी थी, तो लियोन ट्रॉट्स्की ने क्या किया, लियोन ट्रॉट्स्की सेंड नेवल शिप औरोरा टू बॉम्ब शेल ऑन विंटर पैलेस। हमने नहीं बताया था नीवा के उधर राजकुमार रहते थे, इधर वर्कर रहते थे। तो लियोन ट्रॉट्स्की ऑर्डर्ड, ठीक है, नेवी
to attack on Winter Palace. The naval ship Aurora bomb-shelled on Winter Palace. और इसके बाद क्या किया? केरेंस्की को कब्जे में कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब सिटी वास और रात होते होते तक, up to night the city was under control and ministers have surrendered. Till night सिटी कौन सी थी? पेट्रोग्राड या अर्लियर सेंट पीटर्सबर्ग। पेट्रोग्राड जो कि अर्लियर इसका क्या नाम था? सिर्फ 2 ही औद्योगिक नगर थे और पूरा जो रशिया था ना वो खेती करता था। 2 ही अच्छे से नेम्ड सेंट पीटर्स। अब किसी को स्पेलिंग आती है तो बता देना। सेंट पीटर्सबर्ग समझ में आ गई बात की नहीं? कहीं लिखी होगी बुक में। तो ये जो है बॉस कहाँ है? BURG BU दिखाओ। पीटर्स ना, पीटर नाम से बना। पीटर्स PETERS लिखो। PETERS पीटर्स और बर्ग। सो वाज अंडर कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में आ गई? वाज मतलब उन्हीं लोगों के, बोल्शेविक के कंट्रोल में आ गई। अंडर कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक एंड, और फिर 2 ही दिन में मॉस्को भी इनके कब्जे में। सो एंड ऑल मिनिस्टर्स सरेंडर। मिनिस्टर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जरा देखो। सो विदिन अप टू दिसंबर Moscow Petrograd area was completely under control of Bolshevik. तो ये अक्टूबर है, 2-3 महीने लगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप टू दिसंबर, अप टू दिसंबर मॉस्को Petrograd area was under control of Bolshevik. ये तो आपको बात पता चल गई कि अक्टूबर की क्रांति क्या थी। ये तो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गई। अगर आप मुख्य 4 लाइनें बताना चाहें दिव्या तो मुझे बता दीजिए अक्टूबर की क्रांति में क्या क्या हुआ। कंफ्लिक्ट के कारण हुई, बिकॉज़ ड्यू टू कंफ्लिक्ट। अगला बताइए। आप बताइए। अरे तो सेकंड पॉइंट तो बोलो, बोलो सेकंड पॉइंट। For smooth transfer of power, the military उधर मत देखना। the military revolutionary committee was elected by Soviet, Formed formed by Soviet under Leon Trotsky। under Leon Trotsky. ठीक है, this was kept। This was kept in सही है। आप अगला पॉइंट बोलो। कोई बात नहीं, अगला पॉइंट बोलिए। Kerensky wanted to Kerensky visit abroad to uproot the Bolshevik on 24 October 17 ही चल रहा। 1917. He attacked
ही नहीं लियोन ट्रॉट्स्की। लियोन केरेंस्की से तो सत्ता छीननी है। अच्छा ठीक है, आप उसी आप वो ये बात सही है, आप पहले वही ठीक बता। केरेंस्की नहीं तो अटैक कर रहा है नहीं। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। फिर मतलब 2 न्यूज़पेपर बिल्डिंग पर अटैक हुआ, फिर क्या हुआ दिशिता? किन लोगों ने? बोल से भी बोलने से नहीं चलेगा, आगे बोलो। केरेंस्की क्यों भेजेगा? केरेंस्की तो खुद ही प्रधानमंत्री है। केरेंस्की सत्ता दे ही नहीं रहा है, वो तो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो टेम्परेरी गवर्नमेंट है, वो सत्ता ही नहीं दे रहा बोल्शेविक को, वो अल्पमत की सरकार है। और लियोन ट्रॉट्स्की ने बोला था दे देना, किसको दे देना? लेनिन को। लेनिन बहुमत में ना, मेजॉरिटी में। केरेंस्की नहीं दे रहा है सत्ता, और केरेंस्की साजिश भी रच रहा है, बाहर से लोग बुला रहा है, देखें हमसे ले कैसे बात। और उसने अटैक करवा दिया उनके बिल्डिंग में, और फिर केरेंस्की ने क्या किया बोलो? एक तो अटैक कराया, और फिर केरेंस्की ने और क्या किया? अपनी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? हाँ बोलो। pro-government troops sent over telephones and telegram and protect the Winter Palace. फिर क्या हुआ? हाँ उत्कर्ष, फिर क्या हुआ? हाँ एंड अरोरा शिप बॉम्ब शेल्डिंग। फिर क्या हुआ? किल है, किल लिखा है ऐसे तो कहीं नहीं। फिर टिल नाइट तक क्या हुआ बोलो? टिल को जो कंट्रोल हो गया पेट्रोग्राड सिटी में। फिर क्या हुआ? और मिनिस्टर्स सरेंडर। फिर दिसंबर तक क्या हुआ? 24 अक्टूबर को क्या हुआ? यही 24 अक्टूबर। और ईयर कौन सा था? वहाँ का मेंशेविक का लीडर कौन था? केरेंस्की। और क्या था उसका पोर्टफोलियो, क्या था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और जो रिवोल्यूशनरी कमेटी थी, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का लीडर कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की। ठीक है। किस शिप्स के द्वारा विंटर पैलेस पर हमला किया? दिसंबर में किन 2 शहरों पर कब्जा हो गया लेनिन का? बताया करो, जल्दी बताया करो, दूसरे पहले बताते हैं। चलो अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? सही कह रहे हो। तो ये तो अप्रैल केसेस का है, मैं वो बता रहा हूँ। चलो नाउ यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स आर चेंज्ड, रीनेम्ड, partition of houses according to family requirement। ये बात सही है। देखो अब ये सोशलिज्म आ गया, फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने लगा। सो व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन? सो अक्टूबर की क्रांति का रशिया के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? सो it was marked as beginning of Lenin's rule. It was marked as beginning of Lenin's rule. फिर क्या हुआ? Bolshevik party was renamed as Bolshevik party was renamed as Russian Communist Party। Second देखो, the first communist regime was established in Russia। विश्व में एक रशियाई ऐसा था जहां चाइना में भी तब तक नहीं हुआ था, क्योंकि 17 की बात है और चाइना आज़ादी 48 में तो आज़ाद हुआ चाइना। सर किससे आजाद हुआ? हाँ?
चाइना का मतलब है कि मंगोलिया ने उस पर कब्जा कर रखा था। हाँ, ये चंगेज खान वो तो कब मरेगा भाई। तो उसी के ही राज्य वाले कब चाइना अलग से अस्तित्व में नहीं था। और चाइना दो पार्टी थी, एक कम्युनिज्म था और एक नेशनलिज्म था। और नेशनलिज्म आज वो छोटा सा कौन है चाइना के साथ जिसकी लड़ाई होती रहती है, जिसको ताइवान। तो ताइवान को वीटो पावर मिल रही थी, लेकिन नेहरू ने कहा नहीं, हम नेशनलिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, हम कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं। सभी से सब गड़बड़ हो गई। पहले तो इंडिया को वीटो पावर दे रहे थे, नेहरू ने कहा हम लेके क्या करेंगे, हमारे दोस्तों को बांट दो। अब हम लोग स्ट्रगल करें तो कितना हम आगे निकल जाते। वीटो पावर ही नहीं ली फिर उन्होंने, और ताइवान को भी नहीं दी। जबकि डेमोक्रेटिक को देना अच्छा रहता है कि कम्युनिस्ट को। अब वो लोग गद्दार जो लोग हैं कम्युनिस्ट, वो हमारे देश में, क्योंकि हमने सपोर्ट किया, फिर उन्होंने पाला वहाँ के लोगों को। तो सब प्रो चाइनीज हैं हमारे जितने भी। अब जैसे कल तुमने नहीं देखा, बताओ वो अपने घर से बर्तन लेके खाना खाने नहीं आ सकते थे, बताओ G20 में सोने चांदी में खिलाने, बर्तन भी क्यों दिया, ऐसे बोलना है। सब प्रो चाइनीज हैं, रवीश कुमार हो चाहे राजदीप हो। तो दैट इज रिनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो फर्स्ट कम्युनिस्ट रिजाइन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? रशिया। सो फर्स्ट कम्युनिस्ट रूल वाज जो है वाज इन रशिया। तो इस तरीके से फर्स्ट कम्युनिस्ट रूल वाज इन रशिया, ठीक है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व का पहला कम्युनिस्ट देश कौन बना? रशिया। रूल या डिजाइन वाज सेटअप भी लिख सकते हो, सेटअप। अब अगला देखो, मोस्ट अभी जैसा इन्होंने बताया हमने, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। मोस्ट इंडस्ट्री भी नेशनलाइज कर दी गई एंड बैंक्स वर And the old title of aristocracy. ये बात सही है। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। And peasants were allowed to seize the land of nobility. लैंड वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन इन्होंने बताया फिर लास्ट में जब आ गए तो ये कम्युनिस्ट ही तो है। कम्युनिस्ट क्या? सोशल प्रॉपर्टी का, सोशलिज्म है ये, किसी को दिया नहीं, सोशलिस्ट। कैप्चर करो और पूरे समाज का, कम्युनिटी का, कैसा ये? सो लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी। एंड देखो कुछ ऐसी भी बातें हैं कि तुम ये नहीं कह सकते वहाँ पूरा सोशलिज्म है। जैसे वर्कर्स क्या करते हैं, दूसरों की चीज लूट लेते हैं। तो कुछ लोग लेनिन को कम्युनिज्म का भी मानते हैं, कम्युनिस्ट मानते हैं। कम्युनिस्टवाद जो है ना वो लेनिन से ही आया। तो आप ये देखिए कि ये नहीं कह सकते कि सोशलिज्म ही है। तो सोशलिज्म में तो उदारवाद होता है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है छीन भी लो। समझ में आया कि नहीं? तो वहीं से ही चाइना में चला गया। सो एंड पीजेंट्स वर अलाउड सीज का मतलब समझते हो? सीज हथियार, चाहे कैसे भी करके सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। बहुत पैसा था उस समय नोबिलिटी के पास, लैंड ऑफ नोबिलिटी। सीज हथियाना, हथियार से हथियाना वर्ड बना है। Now, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirement। जैसे अभी भी क्या है कि तुम अमेरिका में अगर किसी सार्जेंट के 3 बच्चे होंगे तो उसको 3 बड़े बड़े कमरे दिए जाएंगे, उनके साथ अलग सब कुछ, सब कमरे में क्रॉकरी होगी, सब फैसिलिटी होगी, सब में टीवी होगा, क्योंकि उनका मानना है कि ये इनका जो बच्चा पल रहा है वो कल को अमेरिका का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, तो वो अभाव में नहीं जीना चाहिए। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 2 के हिसाब से तुम्हारे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे का कमरा मिलेगा। कह रहे हैं क्योंकि हर बच्चे को कोई अभाव ना हो, क्योंकि कल वो अगर अमेरिका का प्रधानमंत्री बने तो उसे ये न लगे मेरा जीवन दुखमय है। इंडिया में तो ऐसा नहीं। इंडिया में होने वाला है 3 बच्चे होंगे तो वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाए। इंडिया में भी हो रहा है और तुम्हारी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। थर्ड देखो, बोल्शेविक enforced the
जो लार्ज हाउसेस, ऐसे लिखो, लार्ज हाउसेस वर डिवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, डिवाइडेड एंड, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। और जो टाइटल दिए गए थे लोगों को कि तुम राजा की नौबत, तुमने वफादारी की, तुम्हें ये जमींदारी वो जमींदारी, सारे टाइटल छीन लिए। ऑल टाइटल्स जो भी था वह बैंड, कोई अब ओल्ड टाइटल नहीं यूज कर सकता था। सो ओल्ड टाइटल्स, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं अफसर शाह, अफसर शाही को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं कि अफसरों की तरह बैठे हैं, तुम ये काम कर दो, तुम वो, अफसर लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, इसको अफसर शाही कहते हैं। सो ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वाज, जो वो बैंड हो गई। जैसे सर, कैप्टन कोई लगाता था और किसी ने जार ने दे रखा होगा टाइटल, बोले ये अब नहीं लगाओगे और अपने बाहर की तख्ती उतारो और इसमें सर मिटाओ। अब जरा देखिए, बोल्शेविक में पीस ट्रीटी विद जर्मनी, उन्होंने जर्मनी के साथ अब समझौता कर लिया। अभी भी तुम्हें मालूम है कि जर्मनी के बीच में और रशिया के बीच में तेल की दो बड़ी बड़ी पाइपलाइन है। जर्मनी सारी अपनी ऊर्जा की जरूरतें रशिया से, अच्छे मित्र हैं अभी भी। उन्होंने कहा जर्मनी हमारा दुश्मन नहीं है, सबसे पहले दुश्मन को दोस्त बनाओ तो तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। तो बोल्शेविक ने क्या किया, बोल्शेविक में पीस ट्रीटी, बोल्शेविक अगर रशिया ऊर्जा मतलब अपने पेट्रोल और ये सब साधन ना दे या फ्यूल ना दे, सीएनजी बहुत देता है रशिया, तो यूरोप अंधेरे में चला जाए 2 दिन के बाद, इतना सारा वो देता है। अब मेड पीस ट्रीटी, अभी 1.5 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी गेहूं भेज रहा है। अगर गेहूं ना दे तो वहां पर ब्रेड ना खाई जाए, पिज्जा ना बने। पीस ट्रीटी, तो पीस ट्रीटी की विद जर्मनी, तो महारानी विक्टोरिया आई, बोली ये लोग ऐसे कैसे बने हुए हैं, ये लड़ क्यों रहे आपस में, बोले ब्रेड के लिए लड़ रहे हैं, रोटी के लिए। तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, तो रोटी नहीं खाना तो ब्रेड बटर खा लें, क्यों लड़ रहे हैं रोटी के लिए? उनको यही नहीं मालूम है कि रोटी जैसी बेसिक चीज नहीं है तो ब्रेड बटर खाना है। सो और क्या हुआ, in years the followed Bolshevik became the only party to participate in election of all Russian Congress of Soviet, which became the parliament of country. Russia became the one party state. यानी कितनी बड़ी बात हो गई, ये एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। अगर तुमको वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है तो कम्युनिस्ट पार्टी या रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना आरपीआई है ना, ऐसे ही कुछ है। तो उसमें क्या है, अगर कोई भी खड़ा होगा तो उसी पार्टी से ही खड़ा होगा। शी जिनपिंग को वोट दो, नहीं तो उनके चमचों को वोट दो। यही चीज़ वहाँ हो गई है, तुम पुतिन को वोट दो और नहीं तो उसके और चमचों को वोट दो। तो अब वहाँ सिर्फ कौन सी पार्टी हो गई, जिसका तुमने नाम यहाँ देखा, बोलो क्या नाम दिया गया था बोल्शेविक का? तो नाउ इन नेक्स्ट इलेक्शन ओनली ऑल मेंबर्स वर, जो भी कंटेस्टेंट थे वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इन दिस वे द रशिया बिकेम, उन्होंने अभी पुतिन ने बोला भी है कि अगले 24 साल तक तो हम ही रहेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट, और आगे भी जब तक मर नहीं जाएंगे हम ही रहेंगे। लोगों ने कहा ओके सर, ये चीज़ है। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। मेड पीस ट्रीटी विद जर्मनी। सो इन द ईयर्स फॉलोड, years followed, only Bolshevik जो है वो contested, ये participated in election, and Russia became one party
स्टेट या वन पार्टी स्टेट कह दो, स्टेट और कंट्री एक ही चीज होती है। अब देखिए कि एक और क्वेश्चन है कि इफेक्ट्स ऑफ अप टू फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी में भी रिवॉल्यूशन हुआ, तो वो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ फरवरी, तुम बताओ क्या हुआ होगा। Federation of many Soviets, April 36, Lenin wanted to seize power from provisional government and feared the people that the provisional government would form a dictatorship, and the Tsar was thrown out of the rule which he had for many years of dictatorship. सीधी बात है, जो फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो जार था उसने क्या किया, एब्डिकेटेड हो गया, उसने अपनी सत्ता छोड़ दी ना 2 मार्च को। ये किसका इफेक्ट था? क्या ये फरवरी रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं था? ठीक है, फरवरी रिवॉल्यूशन का ये इफेक्ट था कि जार ने अपनी सत्ता छोड़ दी। और दूसरा क्या है, it was decided by a constitutional assembly and universal adult suffrage was established। तो इफेक्ट ऑफ फरवरी रिवॉल्यूशन लिखो, इफेक्ट ऑफ फरवरी, यही दोनों पॉइंट लिख देना। रिवॉल्यूशन ये भी 17 में हुआ था, 1917। सो जार एब्डिकेटेड, ये मंथ लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एब्डिकेटेड, ठीक है। ये पावर ऑन 2 मार्च 1917। और दूसरा क्या लिख दोगे, यूनिवर्सल एडल्ट। नाउ ये जो पावर केम अंडर द हैंड ऑफ, ये पावर किसके हाथ में आ गई, इलेक्टेड असेंबली, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाज एस्टैब्लिश्ड। पावर केम अंडर इलेक्टेड, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन थी तो मेंशेविक यहाँ पे, वो तो हुकूमत की सरकार थी, बट ऐसा लिख रहे हैं असेंबली, आगे चुनाव होते असेंबली, ठीक है। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब समझते हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, वाज ये was restored, यानी अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होने लगी। अब सिर्फ मुझे थोड़ी सी बातें बताइए कि जो अक्टूबर की क्रांति का रशिया पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मुझे पता चल जाएगा क्या करते हैं। इस क्लास में आप ही हमको तेज लिखते हो, फिर उससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा फ्रेंड लास्ट में आती है। अक्टूबर की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? पॉइंट छूट रहा है, और क्या पॉइंट लेना है? रिपार्टीशन कर दिए गए इस पर, एक और लास्ट में जब जर्मनी हो गई तो रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, ऑल द मेंबर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन जो भी कंटेस्टेड बाय वो स्टेट पार्टी मेंबर्स, रशिया बिकेम और क्या था? अप्रैल क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अप्रैल रिवॉल्यूशन? February revolution. The power was under elected government. And universal adult franchisee was restored, established.
ठीक है, इतना ही रखिए। आगे कल दूसरा चैप्टर करेंगे, नाजिज्म। नाजिज्म का आज हम वीडियो भेज देंगे, कल वीडियो एल्बम हमने बनाया है। अभी ट्यूसडे को भी छुट्टी है, 2 क्लास कर लेंगे। सर मैं छुट्टी गणेश चतुर्थी है, सर मैं कल 2 दिन गणेश चतुर्थी की नहीं, सर 2 दिन नहीं आऊँगा। वेलकम।